नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चरों में मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पढ़े। दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर होगा ये मध्य प्रदेश की ऋतुओं से संबंधित होगा। तो इस बात को समझिए दोस्तों कि ये ऋतुएं क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं हम। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानेंगे। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में ऋतुओं के प्रकार क्या क्या है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित और कुछ अन्य विशेषताएं। ठीक है, पहले तो समझो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चरों में इस बात पर चर्चा की थी आप लोगों से कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसी संदर्भ में मैंने आपको यह भी बताया था कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा है, पृथ्वी पर जो तापमान है, यह किससे प्राप्त होता है? सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य की कुल ऊर्जा का 2 अरबवां भाग, कितना? 2 अरबवां भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। कितना? 2 अरबवां भाग। अब इस बात को समझिए कि पृथ्वी पर स्थित वातावरण यदि गर्म हो रहा है तो वह किससे होगा? तो आप बताओगे सूर्य से आने वाली ऊर्जा से, सूर्य से आने वाले ताप से वातावरण गर्म हो रहा है। इस चीज को समझो दोस्तों, जहां पर तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि वहां की वायु कैसी होगी भाई? गर्म होगी। भाई तापमान अधिक होगा तो उसके वहां की वायु कैसी होगी? गर्म होगी, सीधी सी बात है। अब जब वायु गर्म होती है दोस्तों, तो वायु का एक गुण होगा, वायु गर्म होने से इसके जो छोटे छोटे अणु हैं इनमें फैलाव हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि फैलाव होने के वजह से इसके आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि। समझ में आ रहा है? अगर तापमान अधिक हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि वायु गर्म होगी, और वायु गर्म हुई, इसका अर्थ यह भी होगा कि उस वायु में अब आयतन में, उस वायु के आयतन में वृद्धि होगी, वह अधिक स्थान घेरने लगेगी। ठीक है, इसका आप उदाहरण कुकर में देख सकते हो। जब आपने देखा होगा चावल या दाल पकाते हो तो उस समय जैसे कुकर से सीटी निकलती है तो उससे निकलने वाली गैस आप देखोगे कि जैसे वो वातावरण में फैल आती है तो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। वही कुकर से आप वातावरण की तुलना करोगे तो कुकर क्या होता है? छोटा क्षेत्र है। और वही वातावरण की चर्चा करोगे तो वातावरण कुकर की तुलना में अधिक क्षेत्र कवर करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर वायु के आयतन में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह होगा कि वायु हल्की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अभी हल्की हो जाएगी। अच्छा, वायु हल्की हो रही, इसका अर्थ यह हुआ कि वायु दाब कम हो रहा है, वायु दाब कम होगा। वायु दाब क्या होगा? कम होगा। वायु दाब कम, इसको भी आप कुकर के संदर्भ में देख सकते हो कि जब वायु कुकर के अंदर होती तो वायु दाब क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन नीचे से बर्नर के द्वारा उसमें लगातार ताप दिया जाता है, जिससे वह वायु, उसके अंदर की जो वायु होगी वो कैसी होगी? गर्म होगी। और गर्म होने की वजह से उसका वायु दाब देखो गर्म होगी, उसके पश्चात क्या होगा? वो हल्की होकर ऊपर उठने की चेष्टा करेगी। तो सीटी को क्या करती है? वो ऊपर उठा देती है, जिसके वजह से अब सीटी के माध्यम से क्या होगा कि जो वायु है कुकर से बाहर निकलने लग जाएगी और एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती है। अब ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि अन्य जो वायु है इनकी तुलना में यह क्या है? हल्की है। इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसी वजह से ऊपर जा रही है। चीजें समझ पा रहे हो आप लोग? तो जब वायु गर्म होती है तो कौन कौन सी कंडीशन हो रही है? आयतन में वृद्धि होगी, वायु हल्की होगी, वायु दाब कम होगा। अब वायु हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। समझ पाए आप लोग दोस्तों? ठीक है, तो जब तापमान में अधिकता होगी तो वायु दाब क्या होगा? वायु कैसी होगी? पहले गर्म होगी, आयतन में कमी आएगी। वायु कैसी? हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, और साथ ही में वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इससे इस बात से समझिए आप लोग, मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे आप कहते हो कर्क रेखा, जिसे आप क्या कहते हो? कर्क रेखा। और इस बात को आप भली भांति जानते हो कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर वर्ष भर लंबवत पड़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर तापमान सदैव समान रहेगा।
कर्क रेखा पर तापमान सदैव क्या रहता है, समान रहता है। वर्ष भर 12 महीने यहाँ पर तापमान कैसा होगा, समान रहेगा। यहाँ पर तापांतर में बहुत अंतर नहीं होता है। तापांतर का अर्थ क्या होता है, तापांतर का अर्थ यह कि एक निश्चित समय में वहां पर उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के मध्य जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं तापांतर। चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। जैसे सहारा क्षेत्र की बात करोगे तो वहां पर तापांतर अधिक होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि रात्रि के समय में वहां पर ठंडी वायु चलती है, मतलब वहां पर तापमान निम्न होगा, और दिन के समय में वहां तापमान अधिक होता है। तो निम्न और अधिकतम के मध्य जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। अब यहां पर वर्ष भर सदैव क्या होगा, समान तापमान होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि तापांतर क्या है, यहां पर दोस्तों कम है। अब तापमान अधिक है, इसका अर्थ यह भी हुआ कि वायु यहाँ की क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी, हल्की होगी, वायुदाब कम होगा। क्या इस क्वेश्चन को आप बता सकते हो कि पृथ्वी पर सबसे कम वायुदाब कहां होता है, आप बताओगे क्या? अच्छा, कर्क रेखा नहीं, ये मकर रेखा है। मकर रेखा, एक मिनट, कर्क रेखा यहां है, कर्क रेखा यहां पर मकर रेखा है, मकर रेखा, और ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ये क्या है, विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा, इसे आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हो या विषुवत रेखा भी कह सकते हो या 0 डिग्री रेखा भी कह सकते हो। यहां पर सूर्य का तापमान क्या होता है दोस्तों, वर्ष भर लंबवत होता है। इसी वजह से यहां पर वायु कैसी होगी, गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, और वायुदाब क्या होगा, कम होगा। अब इस बात को भी यहां पर समझिए आप लोग कि अगर यहां पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ रही है, तापमान सबसे अधिक यहां पर हो रहा है, तो जैसे वायु यहां पर पहुंचेगी दोस्तों, वायु इस क्षेत्र में पहुंचने वाली होगी, एकदम से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। देखो समझो, मान लो कि ये वायु जा रही है और जैसे विषुवत रेखा के पास पहुंच रही है, एकदम से गर्म होकर कैसे हो जाएगी, उठ जाएगी। तो इस बात को भी समझना कि विषुवत रेखा में कभी भी वायु क्षैतिज संचलित नहीं करती है, हमेशा ऊर्ध्वाधर संचलित करती है, क्योंकि क्षैतिज संचलन करने के लिए यहां पर तापमान कम होना चाहिए, लेकिन यहां पर तापमान एकदम से इतना वृद्धि हो जाती है तापमान में कि क्षैतिज संचलन करने के लिए टाइम ही नहीं रहता। वो बहुत अधिक गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी। फलस्वरूप वायुदाब क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हो आप लोग। दूसरी चीजें समझना, जो विषुवत रेखा है दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और विषुवत रेखा के दक्षिण का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। अब इस बात को भी समझो दोस्तों आप लोग कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है और जल कम है। स्थल क्या है, स्थल अधिक है, जल क्या है, कम है। स्थलीय क्षेत्र अधिक है और जलीय क्षेत्र क्या है, कम है। वहीं अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की चर्चा करूं दोस्तों, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्र कम है और जलीय क्षेत्र अधिक है, ठीक है। अब यहां पर कुछ साइंस के कॉन्सेप्ट लगेंगे, उन कॉन्सेप्टों को समझे आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। इसी का जस्ट अपोजिट में एक चीज और बता रहा हूं। अच्छा, पहले यहां पर जल और स्थल का क्षेत्र समझो भाई, जल और स्थलीय क्षेत्र। जल और स्थलीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, जल और स्थल में आप अगर कंपैरिजन करना चाहोगे तो देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना, इसे आप प्रैक्टिकली तौर पर समझ भी सकते हो। ठंड के समय में आप क्या करोगे, एक पत्थर और जल का टुकड़ा, जल का टुकड़ा नहीं होता है, एक पत्थर का टुकड़ा और एक किसी भी पात्र में जल बाहर रखिएगा, और आप जब सुबह देखोगे तो पत्थर इतना अधिक ठंडा हो जाएगा, जल से की अपेक्षा अधिक ठंडा होगा, जल कम ठंडा होगा। वहीं अगर दिन भर की बात करोगे, फिर सुबह धूप निकलेगी तो दिन में पत्थर जो है उसका तापमान अधिक होगा, किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। तो यहां पर एक चीज समझोगे आप लोग कि जल जो है जल्दी के धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। वहीं स्थलीय क्षेत्र की बात करें तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा भी होता है। जलीय क्षेत्र जो है
बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, ध्यान रखना, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। वहीं स्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यह जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अब समझो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर तापमान अगर अधिक हुआ, स्थलीय क्षेत्र कम है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान, अच्छा दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक है, इसका अर्थ हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम रहेगा। ठीक है, तापमान क्या रहेगा? कम। इस बात को भी समझो आप लोग। इतनी चीजें मिटा दो भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ पाए आप लोग? ठीक है, चलिए देखो मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। अब हम साथ ही में मध्य प्रदेश की जलवायु को भी इसमें ऐड करते हैं। समझो दोस्तों, देखो यह रही आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये रहा आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा, और यह रहा मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, देखो कल के लेक्चर में हमने कुछ चीजें बताई थी आपको। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो कर्क रेखा है इस पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती है, तो आप बताओगे 22 दिसंबर को। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। वहीं अगर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधे पड़ती, तो आप बताओगे 21 जून को। 21 जून को। मकर रेखा पर कब? 22 दिसंबर, और 21 जून को कहां? कर्क रेखा पर। समझ पा रहा हूं? ठीक है, अब देखो 2 डेट और होती है दोस्तों दिसंबर के बाद। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां पर आता है 21 मार्च, और इधर आता है 22 सितंबर। 22 सितंबर, 21 मार्च और 22 सितंबर के समय क्या होता है दोस्तों, यहां पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहां पर तापमान क्या करती है? बराबर करती है। मतलब दिन 21 मार्च और 22 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन और रात की का जो समय है ये बराबर होता है। ठीक है, अब समझो इस बात को, 22 दिसंबर का समय है। 22 दिसंबर के समय में, अब चूंकि भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है ना, यह चीज तो आपको पता है, और भारत के मध्य में ही क्या है? मध्य प्रदेश है, और भारत और मध्य प्रदेश के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है भाई? कर्क रेखा। जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध का तापमान क्या होता है? अधिक हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का तापमान क्या रहेगा? अधिक होगा। इसी का विपरीत प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। दिसंबर वाले समय में आप समझ पाओगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है, अगर दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक है, इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या होगा भाई? उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम रहेगा, मतलब यहां पर ठंड रहेगी। यहां पर तापमान कैसा रहता है? लो होता है कि नहीं? इस समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस समय ठंड लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि सूर्य की किरणें, सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अब इस बात को समझो आप लोग दोस्तों, सूर्य तो एक स्थायी जगह पर है, लेकिन पृथ्वी उसके चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। फलस्वरूप क्या होगा कि 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च की जब आप चर्चा करोगे, तो 21 मार्च को सूर्य जो है यह उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण का अर्थ यह होता है कि भूमध्य रेखा से ऊपर सूर्य आने लगता है। तो मार्च के बाद आपने देखा होगा उत्तरी गोलार्ध में, भारतीय क्षेत्र में क्या होगा? तापमान धीरे धीरे, तापमान में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। तापमान में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। तो इस बात को समझो, 21 मार्च के बाद तापमान कैसा होगा? अधिक होने लगेगा। अब 21 मार्च से पहुंचोगे आप लोग जून तक, तो यहां पर तो तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी ना, और जून का माह आपने देखा होगा कितना अधिक गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें यहां पर क्या पड़ने लगती है? लंबवत पड़ने लगती है। फलस्वरूप क्या होगा? यहां पर तापमान अधिक होगा। अब दोस्तों इस बात को भी समझो, तापमान अधिक है, इसका अर्थ क्या होगा? वायु क्या होगी? गर्म होगी। आयतन में क्या होगी? वायु की वृद्धि होगी। वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, और वायु दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। अब इसमें क्या होगा? जैसे जून का माह आता है, तो जून के माह के आने के बाद यहां पर वायु दाब क्या होगा दोस्तों? वायु दाब में कमी होगी। फलस्वरूप यहां की वायु गर्म होकर हल्की होगी और ऊपर उठ जाएगी, और यहां पर एक खालिस्तान क्षेत्र का निर्माण कर देगी।
अब जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाएगा, इसी समय इसका विपरीत प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तापमान कम होगा। तापमान कम होने की वजह से यहां पर वायु क्या होगी, देखो देखो, वायु जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, तब वायु कैसी होगी, ठंडी होगी। ठीक है, ठंडी होने के साथ में वायुदाब क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा। वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा। दोस्तों समझना इस बात को, सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में गया, उससे पहले सूर्य कहां था, दक्षिणी गोलार्ध में। यहां पर वातावरण अधिक था, यहां पर वातावरण कैसा था, गर्म था। अब दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय क्षेत्र अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब यहां पर वातावरण अधिक गर्म था, तो यहां पर जो जल है यह वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ, और परिवर्तित होने के पश्चात कहां चला गया, वहां के वायुमंडल में फैल गया। मतलब यहां से आने वाली जो वायु है अब उत्तरी गोलार्ध में जाना स्टार्ट करेगी। किधर, उत्तरी गोलार्ध में जाना स्टार्ट करेगी। क्यों, क्योंकि हमेशा वायु का गुण क्या होता है दोस्तों, वायु का गुण होता है कि अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। अब यहां पर उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का केंद्र बना है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब का केंद्र बना। ये मेडागास्कर वाला क्षेत्र जो अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, उसके साइड में यहां पर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। फलस्वरूप अब यहां से जो समुद्री धाराएं हैं यह उत्तरी गोलार्ध की ओर चलने लगेगी। किधर चलने लगेगी भाई, उत्तरी गोलार्ध को ओर चलने लगेगी। फिर भूमध्य रेखा को पार करते हुए दोस्तों यह उत्तरी गोलार्ध में जाती है, और फिर यहां पर अब चूंकि समुद्र से आ रही है तो अपने साथ नमी लेकर आएगी, और फिर उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में क्या कराएगी, वर्षा कराएगी। इसलिए आप कहते हो, अच्छा जब यह भूमध्य रेखा को पार करती है तो दोस्तों यह अपनी जो दिशा है यह परिवर्तित कर लेती है कोरियोलिस बल के कारण। किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण। और इसकी दिशा हो जाती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम। कैसी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। इसलिए आप कहते हो कि जो भारत है और भारत ही के साथ मध्य प्रदेश जो है, यहां पर सर्वाधिक वर्षा कौन सी ऋतु के कारण, किस भाग के कारण होती है, तो इसका आंसर होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हो आप लोग, कि इतनी चीजें समझ में आई कि ये मानसून कैसे आ रहा है। मानसून तभी आएगा जब दो क्षेत्रों के वायुदाब में अंतर होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि वायुदाब डिपेंड किस पे करता है, कि वहां पर तापमान में भिन्नता कितनी है। जैसे कि आपने देखा उत्तरी गोलार्ध में 21 जून मतलब 21 मार्च से लेकर 21 जून का जो समय है, यहां पर तापमान में लगातार वृद्धि होती है। फलस्वरूप यहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। इसी की तुलना में अगर आप दक्षिण गोलार्ध की बात करते हो तो यहां पर सूर्य की किरणें उतनी नहीं पहुंच पाती। फलस्वरूप यहां पर क्या होगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। और वायु का गुण क्या हुआ दोस्तों, कि वायु जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर प्रभावित होगी। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध से जो महासागरीय जलधारा है यह उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश करेगी, और भारतीय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में इसी के कारण क्या होगी, वर्षा होगी। समझ पा रहे हो आप लोग। इसीलिए तो आप जब देखते होंगे कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु क्यों आती है, क्योंकि यह क्षेत्र क्या हो कर दिया होता है भाई, गर्म हो गया होता है। और जब ये दक्षिणी गोलार्ध से वायु उत्तरी गोलार्ध में जब जा रही होती है तो कुछ तो समय लगेगा ना, तो कुछ लगभग 1-2 महीने के पश्चात जब ये भारतीय क्षेत्र में पहुंचती है दोस्तों, तो यहां पर वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो यहां से आप ये चीज भी समझ पा रहे हो कि ग्रीष्म ऋतु के बाद ही वर्षा ऋतु क्यों होती है। समझ पाए आप लोग, ठीक है। यहां से आने वाली जलवायु में नमी क्यों है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यह कहां से आ रही है, समुद्री धारा, समुद्री क्षेत्र से आ रही है। और समुद्र में क्या होगा, समुद्र में जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ का जो जल है यह वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वहां के वातावरण में फैल जाता है। समझ में आ रहा है। तो आप यहां से एक चीज और समझ पाए कि अगर क्वेश्चन यह आ गया कि सबसे अधिक आर्द्रता कहां होगी, तो आप बताओगे भूमध्य रेखा पर। कहां पर होगी भाई, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक आर्द्रता होती है। समझ पाए आप इतनी चीजें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हुआ होगा। अब इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अब मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश की ऋतुएं, ठीक है। देखो यहां से ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु में कैसे परिवर्तन हो रहा है, समझ में आ रहा है। सीधा सीधा बात यहां पे ये आती है कि वायुदाब में अगर अंतर हो रहा है तो वहां पर ऋतुओं में परिवर्तन आएगा ही आएगा, ठीक है। चले अब मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में कुछ, ठीक है।
देखो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की ऋतुएं हैं, मध्य प्रदेश की ऋतुएं हैं, पहले तो समझो, जब आप ऋतुओं की चर्चा करोगे, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, तो दोस्तों ऋतुओं से संबंधित आंकड़े को दर्शाने के लिए, आंकड़े को बताने के लिए एक हमें वेधशाला बनानी होती है। और मध्य प्रदेश में जो ऋतु संबंधित आंकड़े हैं, इसके लिए वेधशाला कहाँ है? तो इंदौर में है। इंदौर में। इस क्वेश्चन को याद कर लो भाई, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़ा बनाने के लिए जो वेधशाला है, ये कहां पर है? तो इंदौर में है। समझ पाए आप लोग? ठीक है। मध्य प्रदेश में जितनी बारिश कितनी होती है, कौन से क्षेत्रों में कितनी बारिश होने वाली है, इसकी संभावना कहां पर बताया जाता है? इंदौर के वेधशाला में। समझ पाए आप लोग? चले, अब देखो, जब आप मध्य प्रदेश की ऋतुओं की चर्चा करोगे दोस्तों, अच्छा, साथ ही में भारत की ऋतु भी 3 ही होती है। मध्य प्रदेश और भारत की कुल कितनी ऋतु है? तो आप बताओगे 3। देखो, यह 3 ऋतु कौन कौन सी है समझो। पहली ऋतु होती है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। दोस्तों जो दूसरी ऋतु है, यह है, ग्रीष्म के बाद क्या आती है भाई? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। और जो तीसरी ऋतु है, इसे कहते हैं हम शीत ऋतु। शीत ऋतु। देखो, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो 3 ऋतु है, इनको स्थानीय क्षेत्र के नाम से अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं, यूनाला कहते हैं। वर्षा ऋतु को दोस्तों चौमासा कहते हैं, चौमासा कहते हैं। और शीत ऋतु को सियाला कहते हैं, सियाला कहते हैं। इस चीज को याद कर लो, क्वेश्चन आ जाता है कई बार यहां से। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे यूनाला कहा जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है, और शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। समझ पाए आप लोग? चले, अब दोस्तों सबसे पहली ऋतु हम पढ़ने वाले कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, कौन सी ऋतु पढ़ेंगे हम? ग्रीष्म ऋतु। चले, ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन करें, आइए। ग्रीष्म ऋतु। देखो, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होने लगता है। अगर आप तुलना करोगे दक्षिणी गोलार्ध से, तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कैसा होगा दोस्तों? निम्न होगा। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का केंद्र और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वायुदाब का केंद्र बनता है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध से जो महासागरीय जलधारा है, यह उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश करना प्रारंभ करती है दोस्तों। और जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करती है, तो अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है कोरियोलिस बल के कारण, और इसकी दिशा हो जाती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम। कैसी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और जैसे जैसे ये आगे प्रवेश करती है दोस्तों, तो भारत जो है, भारत के पश्चात आने के पश्चात देखेंगे आप लोग, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों, यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। समझ पाए आप लोग? तो मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो आप बताओगे दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, और भारत में भी सर्वाधिक वर्षा कहां किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, समझ पाए आप लोग? अब देखो, ग्रीष्म ऋतु कब शुरू होता है? आप बताओ कि 21 मार्च। मार्च से लेकर आने वाले 3-4 माह तक चलता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, और जुलाई वाला क्षेत्र, जुलाई तक के मानसून यहां पर तापमान क्या रहेगा? अधिक होगा। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु का मतलब होगा कि यहां पर तापमान क्या होगा? अधिक होगा। अब दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि मध्य प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है राजस्थान? क्या नाम है भाई? राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार का मरुस्थल। ठीक है, अब यहां पर तापमान बहुत अधिक होने के कारण, राजस्थान वाले क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक होने के कारण दोस्तों, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है जो इसके प्रभाव में आ जाता है। जैसे यहां पर आप ग्वालियर की चर्चा करोगे, ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया, ठीक है, इसके बाद मुरैना हो गया, मुरैना, भिंड। ठीक है, इन क्षेत्रों में तापमान उच्च हो जाता है। तापमान कैसा होगा? यहां पर तापमान अधिक होगा दोस्तों, तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण दोस्तों, राजस्थान में जो एक हवा चलती है, गर्म हवा, जिसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू।
ठीक है। तो राजस्थान में चलने वाली जो गर्म हवा है जिसे लू कहते हैं, इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, जिसके अंतर ग्वालियर, दतिया, शिवपुर, यहाँ शिवपुरी नहीं आएगा, मुरैना, भिंड, ठीक है, इन क्षेत्र आते हैं। यहां पर शिवपुर इन क्षेत्रों में भी लू चलती है। समझ पाए आप लोग, लू किस राज्य से आती है? राजस्थान से। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में यह प्रवेश करती है। दोस्तों दूसरी बात को समझना, अगर पर्टिकुलर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूं, स्थान की नहीं, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है, तो आप बताओगे ग्वालियर क्षेत्र। कौन सा? ग्वालियर क्षेत्र सर्वाधिक गर्म है। अब चूंकि यह पठारी क्षेत्र है, दिन के समय में बहुत अधिक गर्म और रात के समय में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, इस वजह से ग्वालियर का तापांतर सबसे अधिक है। क्वेश्चन यहां आ गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर कहां पाया जाता है, तो आप बताओगे ग्वालियर में, ठीक है। तापांतर का अर्थ मैंने अभी बताया आप लोगों को, उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के मध्य जो अंतर होता है उसे आप तापांतर कहते हो। समझ में आया आप लोगों को? अगर क्वेश्चन यह आ गया कि एक ऐसा निश्चित जगह बताओ, एक स्थान बताओ जहां का तापमान बहुत अधिक है, तो दोस्तों एक जिला है जिसका नाम है विदिशा में एक जगह है जिसे आप कहते हैं गंज बासोदा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो आप बताओगे गंज बासोदा है, जो कहां का है? विदिशा का है। लेकिन गर्म क्षेत्र की बात करोगे तो ग्वालियर है दोस्तों, और यहां पर तापांतर सर्वाधिक होता है। इस बात को भी समझिएगा आप लोग। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि 21 मार्च के पश्चात सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होने लगता है। तो इस बात को भी समझना दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो मई का माह है ये सर्वाधिक गर्म होता है। मध्य प्रदेश में मई का माह सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है, तो यह कुछ विशेष बातें थी ग्रीष्म ऋतु के बारे में। और ग्रीष्म ऋतु को और किस नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है, तो आपको पता है यू नाला के नाम से मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को जाना जाता है। समझ पाए आप लोग? चले आगे पढ़े। तो यहां हमने चर्चा की किसकी? ग्रीष्म ऋतु की। मुख्य क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, सीधा सीधा याद रखना। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्रों में गर्म हवा या फिर लू चलती, तो आप बताओगे उत्तरी क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक पर्टिकुलर जिले की अगर बात करें कहां पर तापमान सर्वाधिक होगा, तो आप बताओगे ग्वालियर में, तापांतर भी सर्वाधिक वहीं पर होगा। और एक पर्टिकुलर स्थान की बात करोगे तो विदिशा का गंज बासोदा सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है, गर्म स्थान है। क्षेत्र की बात करोगे तो ग्वालियर आ जाएगा। ठीक है, चले दूसरी ऋतु की चर्चा करते हैं दोस्तों, वर्षा ऋतु। अब किसका अध्ययन कर ले हम लोग? वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु के बारे में समझिए दोस्तों आप लोग। वर्षा ऋतु से क्या क्या क्वेश्चन आ जाएंगे, देखो समझना दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब का केंद्र होगा, फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध से क्या होगी? महासागरीय जलधारा आएगी, जो अपने साथ वाष्प लेकर आती है, जलवाष्प लेकर आती है। और जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आएगी दोस्तों, तो भारत ही के साथ मध्य प्रदेश में भी वर्षा कराती है। ठीक है, तो जब भारत में सर्वाधिक सबसे पहले कहां पहुंचती है दोस्तों, तो भारत में सबसे पहले केरल में पहुंचती है। और जब ये सबसे पहले आती है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गर्जना होती है और बिजली भी चमकती है। इस वजह से इसे हम जो सबसे पहली वर्षा होती है केरल में, इसे हम क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोट। क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फोट। क्यों कहा जाता है, समझ में आया? चले, अब जैसे जैसे ऋतुएं आगे बढ़ेगी दोस्तों, देखो यह रहा आपका दक्षिण भारत। और यहाँ पर केरल में सबसे पहले वर्षा हुई और पहली वर्षा को आपने मानसून प्रस्फोट कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो पहली वर्षा होती है साथ ही में उसके साथ गर्जना होती है और बिजली भी चमकती है, इसलिए मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। यहाँ पर होता है दोस्तों आपका अरब सागर, और यहाँ पर होती बंगाल की खाड़ी। दोस्तों इस बात को समझिए आप लोग कि जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और यहां पर आपका मध्य प्रदेश। तो इस बात को समझना पहले तो आप लोग, मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा होती है, अरब सागर से भी होती है, लेकिन मात्रा क्या होगी? कम। समझ पाए आप लोग? अब अरब सागर से
वर्षा कम क्यों होती है, बंगाल की खाड़ी से वर्षा अधिक क्यों होती है, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, जो भारत का पश्चिमी छोर है, पश्चिमी तट है, यह पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय है। फलस्वरूप क्या होगा, यहां पर मान लो कि ये पर्वतीय है, यहां पर जब मानसून टकराता है तो मानसून टकराएगा इस ओर, जैसे टकराएगा तो यहां पर संघनन की क्रिया होगी, वर्षा हो जाएगी। अब यह पर्वतीय क्षेत्र से जब दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र को क्रॉस कर जब मुंबई शाखा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है तो मुंबई में पहाड़ी क्षेत्रों से जब ये उतरती है दोस्तों, तो यह वायु राशि क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण यह अपनी आर्द्रता खो देती है, और खोने के पश्चात क्या होगा, और जैसे जैसे फिर ये आगे बढ़ेगी तो इसमें आर्द्रता की कमी के कारण वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो इस बात को समझना दोस्तों कि अगर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो मात्र 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जब आप पश्चिमी क्षेत्र की बात करोगे तो कितना, 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जब पूर्वी क्षेत्र की बात करोगे तो लगभग 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो यहां से आप चीज समझ पाए कि बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा होती है अरब सागर की तुलना में। ठीक है, अगर यहां से मैंने क्वेश्चन और पूछ लिया आप लोगों से कि मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है, वृद्धि होती, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है भाई, जब पूर्वी क्षेत्र में 140 सेंटीमीटर हो रही है और पश्चिमी क्षेत्र में मात्र 70 सेंटीमीटर हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि पूर्व से पश्चिम जाने में मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। दूसरी इस बात को भी समझो दोस्तों, यह भिंड एक जिला है, भिंड में एक जगह है जिसे हम कहते हैं दाहोद। ठीक है, और होशंगाबाद एक जिला है, होशंगाबाद में एक जगह है जिसका नाम है पचमढ़ी। अगर क्वेश्चन यह आ गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो आप बताओगे पचमढ़ी में कितनी, तो 199 सेंटीमीटर। कितनी, 199 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा कहां होती है दोस्तों, भिंड में, भिंड के दाहोद में मात्र 55 सेंटीमीटर। कितना, मात्र 55 सेंटीमीटर। तो इस बात को समझ पाए आप लोग, भिंड मध्य प्रदेश के उत्तर में है, पचमढ़ी दक्षिण में। इस बात से इस क्वेश्चन को का आंसर भी आप निकाल पाओगे अगर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि दक्षिण से उत्तर में जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आएगी या वृद्धि होगी, तो आप बताओगे कमी आएगी। उसका कारण सीधा सीधा सा है, जैसे जैसे आप समुद्र तट से दूर जाते जाओगे, यहां पर जलवायु जो जलधारा है इसकी में नमी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी, और जैसे जैसे कमी आएगी आर्द्रता कम होते जाएगी और वर्षा की मात्रा भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इसलिए तो हम कहते हैं ना भाई कि जो लद्दाख है, लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है भारत में। क्यों होती है, तो आप बताओगे समुद्र तट से दूरी के कारण, क्योंकि जैसे जैसे जितना दूर जाते जाएगी जलवायु अपनी आर्द्रता खोते जाएगी। समझ पाए आप लोग? ठीक है, तो क्या इस चीज को समझ पाए आप लोग कि सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, होशंगाबाद पचमढ़ी में, और सबसे कम वर्षा कहां होती है, दाहोद में। ठीक है, चले अब कुछ चीजें और देख लो भाई। देखो यहां पर एक जगह है जिसे आप कहते हो रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, यहां पर कुछ मात्रा में अगर पहाड़ी क्षेत्रों की चर्चा करोगे तो यहां इसे हम विंध्य प्रदेश कहते हैं, विंध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में बंगाल की खाड़ी की शाखा, भारत नहीं मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा कहां पर आकर मिलती है, तो आप बताओगे रीवा पन्ना के पठार या फिर विंध्यन क्षेत्र में। ये इधर से अरब सागर की शाखा आती है दोस्तों, इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है और दोनों मिलती है। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और समझना, रीवा पन्ना के पठार में ही उत्तर पूर्व से आने वाली हवा, इसी को हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। मध्य प्रदेश में कहां लौटते हुए मानसून से वर्षा होती, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो रीवा पन्ना के पठार से हमने दो क्वेश्चन पढ़े, क्या क्या, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा कहां पर आकर मिलती है, तो आप बताओगे रीवा पन्ना के पठार में। और साथ ही में दूसरा क्वेश्चन यह आ गया कि मध्य प्रदेश में कहां लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो आप बताओगे रीवा पन्ना के पठार में। समझ पाए? चले अब तीसरी ऋतु हम पढ़ते हैं सियाला, मतलब शीत ऋतु। ठीक है, चलिए एक ऋतु बची हमारी, कौन सी, शीत ऋतु, शीत ऋतु।
ठीक है, चले शीत ऋतु का अध्ययन करते हैं। अच्छा, शीत ऋतु को और क्या कहा जाता है? सियाला। सियाला, देखो शीत ऋतु मध्य प्रदेश में अक्टूबर के स्टार्टिंग में प्रारंभ हो जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहती है ना। फरवरी के पश्चात आपने मार्च में अभी अपन ने पढ़ा कि मार्च में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य उत्तरायण होने लगता है और धीरे धीरे तापमान में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। तो अक्टूबर से फरवरी के मध्य का जो समय होता है ये शीत ऋतु का होता है। दूसरी चीज समझना दोस्तों, जो शीत ऋतु है इस समय दिसंबर और जनवरी का जो महीना है इस समय सबसे अधिक ठंडा होता है। और दिसंबर और जनवरी में भी सबसे ज्यादा अगर कंपैरिजन करोगे तो जनवरी का माह सबसे अधिक ठंडा होता है। ठीक है, जनवरी का माह क्या होता है? सबसे अधिक ठंडा होता है। समझ में आया? और अगर साथ ही में क्वेश्चन ये आ गया कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताओगे शिवपुरी। शिवपुरी, ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र कौन सा है? शिवपुरी। तो शीत ऋतु से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। शायद अगला लेक्चर हमारा मध्य प्रदेश की मिट्टी पर हो सकता है, या फिर मध्य प्रदेश का के वन की चर्चा कर सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश की नदियां। तीनों में से कोई भी एक चैप्टर में कल बढ़ा दूंगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।